प्रगति की सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पोषण अभियान के बारे में। श्रोताओं, पोषण हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जब हम बात करते हैं गर्भवती माताओं की और छोटे बच्चों की, तो पोषण का सबसे अधिक महत्व इसलिए होता है क्योंकि एक गर्भवती माता को अपने साथ साथ अपने गर्भ में पल रहे शिशु के भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय जो हमें कुछ ऐसे मापदंडों को मानना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, जिससे दो लोगों का पोषण सही तरीके से हो सके। और श्रोताओं, पोषण अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, जिसके अंतर्गत शिशुवती माता, बच्चों, इनके संपूर्ण पोषण पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही इसमें कुछ सरकारों द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पोषण से संबंधित जानकारी दी जाती है और जागरूक किया जाता है कि पोषण क्यों आवश्यक है। तो श्रोता, पोषण अभियान क्या है और इसमें कुछ नए योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव की परियोजना अधिकारी रीना ठाकुर को। तो रीना जी, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। तो रीना जी, कार्यक्रम में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पोषण अभियान क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से चालू किया गया था। यह केंद्र सरकार का एक अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य किशोरी बालिका, 0 से 6 साल तक के बच्चे, शिशुवती, गर्भवती माता के पोषण स्तर में सुधार करना है। उनको कुपोषण और एनीमिया से दूर करना और जो जितने भी लो बर्थ वेट वाली भी जो समस्याएं हम अभी देखते हैं, उन सबको कम करने के लिए पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया था। इसका मूल उद्देश्य तो यही है कि बच्चों में और महिला और जो किशोरी बालिका है, इनमें एनीमिया और कुपोषण दूर करना है। जैसे हम देखते भी हैं कि ये एक साइकिल बन जाता है। अगर एक छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, वो थोड़ी बड़ी होकर किशोरी बालिका बनेगी। किशोरी बालिका के विवाह के बाद फिर वो गर्भवती हो जाएगी, फिर उसके बाद अगला जनरेशन जब आएगा तो फिर वो शिशुवती, और यही साइकिल चलता रहता है। तो अगर हम शुरू से ही इन पे ध्यान दे दें, इनके पौष्टिक आहार पे, इनके समय समय पे स्वास्थ्य जांच पे इत्यादि को अगर लेके हम अगर चले, तो इनको कुपोषण और एनीमिया दूर करने के लिए एक अभियान जो चालू किया गया और इन सभी चीजों को जो शामिल किया गया है, वही पोषण अभियान में है। जी रीना जी, जब हम बात करते हैं पोषण की, तो उसके बारे में सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि कुपोषण क्या है। जी, कुपोषण ऐसे कई लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि बहुत बड़ा कोई बीमारी है, लेकिन तो सामान्य शब्दों में अगर ये माना जाए तो अगर हमारा सही खान पान ना रहा, सही समय पर संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, तो हमारा अगर वजन ऊंचाई सही से नहीं हो रहा उम्र के अनुसार या ऊंचाई के अनुसार, तो वो कुपोषण होता है। यह तुरंत में तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर से ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे चल के जरूर ये बीमारी हो जाती है, जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास रुक जाता है। जी, तो अब रीना जी, अगर हम बात करें वर्तमान में, तो 7वां पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका क्या थीम है और ये कब से कब तक मनाया जाना है। जी, अभी 7वां पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल 2025 से 22 अप्रैल 2025 तक महिला बाल विकास विभाग द्वारा मनाया जा रहा है। इस बार इस पोषण पखवाड़े की 4 विशेष थीम दी गई है। पहला है जैसे जीवन के प्रथम 100 दिवस और विशेष ध्यान, जिसे हम गोल्डन डेज बोलते हैं। दूसरा है पोषण ट्रैकर में उपलब्ध बेनिफिशियरी मॉड्यूल का व्यापक प्रचार प्रसार। तीसरा है CSAP मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन। और चौथी थीम है हमारी बच्चों में मोटापे की समस्या को रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली के संबंध में जागरूकता लाना। तो जब हम बात कर रहे हैं पोषण पखवाड़े की, तो रीना जी, इसमें जब अभी हम देखते हैं एक प्रथम 1000 दिवस के लिए जो पोषण अभियान से जोड़कर कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो ये क्या है और इसका क्या महत्व है। जीवन के प्रथम 1000 दिवस ये हमारे जीवन के प्रथम सुनहरे दिन होते हैं। इनमें एक महिला के गर्भावस्था के दौरान के 270 दिन और बच्चे होने के 2 साल तक के, इस पूरे ड्यूरेशन को अगर हम काउंट करें तो 270 दिन गर्भावस्था के, पहला साल बच्चे का 365 दिन, फिर दूसरा साल बच्चे का 365 दिन, ऐसे मिला के कुल 1000 दिन होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में बच्चे की मस्तिष्क संरचना और क्षमता में तेजी से विकास होता है, जिसमें से उनका 80% विकास पहले इन्हीं 1000 दिनों के भीतर ही होता है। तो हम इसी से समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है किसी बच्चे के लिए।
और इसलिए हमको इस टाइम सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस समय गर्भवती माता के आहार के साथ साथ बच्चों को जब वो शुरुआत के 6 महीने पे तो केवल स्तनपान पे जोर दिया जाए और 6 माह के बाद उनका जो ऊपरी आहार चालू होता है वो पोषण युक्त आहार उसे मिले। और गर्भावस्था के टाइम भी इस समय ध्यान देने के लिए विशेष बातें रहती है कि जो गर्भवती माता है उसको हरी सब्जी मिले, पर्याप्त भोजन मिले, संतुलित आहार मिले और IFA की टैबलेट्स और विटामिन सी युक्त फल दालें लें और जो स्वास्थ्य विभाग से उन्हें समय पर दवाइयां या कैल्शियम आयरन की टैबलेट दी जाती है वो उनसे पूरी तरह से लें। और बच्चे के लिए मेन यही है कि जो 6 माह के बच्चे हैं केवल और केवल स्तनपान करें और कोशिश यही की जाए कि बच्चे के जन्म से 1 घंटे के भीतर मां का दूध उसे दिया जाए जी। और जब वो बच्चा 6 माह का हो जाता है तो पोषण अभियान के तहत ही अन्नप्राशन किया जाता है बच्चे का जी। उसके बाद बच्चे को मसला हुआ खाना दिया जाना चाहिए जो नरम हो, बच्चा आसानी से उसे ले सके और पौष्टिक भी हो, जैसे उसमें नरम सब्जी हो सकती है, नरम आलू, खिचड़ी, इन चीजों को प्रेफर करना चाहिए जो घर पे बनी हुई चीजें हैं। जी। तो प्रथम जो हम 1000 दिवस की गणना करते हैं तो वो एक माता गर्भवती महिला से उसके बच्चे के 2 साल तक होने तक की गणना की गई है, जिसे जीवन के प्रथम 1000 दिवस का इसमें जो योजना शामिल की गई है अभियान में, बहुत अच्छी बात है। तो अरीना जी, हम बात कर रहे हैं पोषण अभियान की। तो अभी जब हम देखें कि हम मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन जो है वो हर घर में है, हर व्यक्ति के हाथ में है, तो एक जो है इसे डिजिटलाइजेशन की तौर पे इसको डिजिटल किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो इसमें एक पोषण ट्रैकर ऐप हम अभी नया सुन रहे हैं। इस ऐप का लाने का क्या उद्देश्य हो सकता है और इस ऐप के अब भविष्य में देखेंगे तो क्या लाभ हैं? पोषण ट्रैकर पोषण अभियान के तहत एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसे एक ऐप के फॉर्म में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा यूज किया जाता है और यह इसके मॉनिटरिंग के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लेवल से लेकर पूरे राज्य स्तर तक के इसका एक डैशबोर्ड बना हुआ है जिसमें हम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जितनी सेवाएं दी जाती है उसको उसमें एंट्री की जाती है जिससे निगरानी भी हो सके और हमें पर्याप्त रिपोर्टिंग भी मिल सके। ये अब WCD मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और यह आंगनबाड़ी सेंटर की गतिविधियों के लिए है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा के लिए, शिशुवती, गर्भवती 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन का ये कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर बच्चों में हम कुपोषण, बौनेपन, कम वजन की समस्या को जो पहचान कर पाते हैं और पोषण सेवा वितरण की निगरानी में मदद करता है, क्योंकि इसमें हर बच्चे का, हर हितग्राही का जो रिकॉर्ड है वो एंट्री की जाती है, जिससे हम तुरंत ही इस कुपोषण को दूर करने के लिए जो हमें आगे की भी प्लानिंग है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। और किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स को बताने के लिए हमें बहुत आसान सा एक मॉड्यूल मिल गया जिससे हम उसको पोषण स्तर की जानकारी दे सकते हैं। तो ये अब भविष्य में देखें तो ये पोषण ट्रैकर ऐप पोषण के स्तर में सुधार लाने और इसकी मॉनिटरिंग के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो अरीना जी, पोषण ट्रैकर ऐप में जब हम बात करें बेनिफिशियरी की, तो बेनिफिशियरी इस मॉड्यूल के बारे में कैसे इसको जान सकते हैं, इसके क्या लाभ है, उनके कैसे इन्हें पता चल पाएगा बेनिफिशियरी मॉड्यूल क्या है? जी, पोषण ट्रैकर में सर कुपोषण, जैसे मैंने बताया कि कुपोषण एनीमिया को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम एक जानकारी दे सकते हैं। तो उसमें एंट्री अगर हितग्राही स्वयं उतने फोन नहीं चला सकते लेकिन उसके पास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी है तो वो कभी भी उनसे संपर्क करके गर्भवती भी अपने ANC जांच की भी जिसमें उसमें एंट्री की जाती पूरा ब्यौरा पूछ सकती है, बच्चे के बारे में पूछ सकती है। साथ ही अभी इसमें नवीन बेनिफिशियरी मॉडल ये भी जुड़ा है कि हितग्राही स्वयं भी उसमें पंजीयन कर सकते हैं जी। और ऐसे अभी तक जितना भी था कार्यकर्ताओं के माध्यम से होता था, अभी इस चीज में एक नया जोड़ा गया। साथ ही इसमें जितनी जल्दी कार्य होगा या बेनिफिशियरी हम एंट्री करेंगे तो कार्यकर्ता उनको जल्दी क्लियर कर पाएगी, पेंडेंसी कम होगी हमारी जी। और इस मॉड्यूल में एक ये भी है कि इसमें आधारशिला ECC लर्निंग मॉड्यूल भी दिया गया है, जिसे प्रतिदिन ECC गतिविधि से संबंधित 2 वीडियो और एक वॉइस नोट के रूप में लर्निंग प्रॉम्प्ट से उपलब्ध कराया जा रहा है जी। जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्यकर्ता को भी सहयोग मिल रहा है और हितग्राही भी इसका लाभ ले सकते हैं जी। और इस ऐप से गर्भवती के पोषण की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है और कहीं न कहीं हम देखें तो तुरंत, जैसे मैंने पहले भी बताया कि
हम इसमें आगे कहीं पर अगर कुछ चीज बढ़ घट रही है तो हम इसका पहले ही प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कहीं कुपोषण बढ़ रहा है या किसी बच्चे पे, तो हम एक ही बार में बच्चे के नाम के क्लिक से उसके 2-3 महीने का रिकॉर्ड तुरंत देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या स्थिति है, कैसा है। तो एक तो, और साथ ही इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को भी जोड़ा गया, जिसमें टीकाकरण हो गया, महिलाओं के एएनसी जांच की जानकारियां हो गई, VHSND को जोड़ा गया है, सुपोषण चौपाल को CBE के नाम से जोड़ा गया है। वो सारे माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा में सुधार भी हुआ है। साथ ही गुड गवर्नेंस के साथ सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता भी इसमें सुनिश्चित हो रही है। तो रीना जी, जब हम बात करते हैं पोषण अभियान की, तो चूंकि आप महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है, तो इसमें जो है कुपोषण से संबंधित अभी क्या नए परिवर्तन हुए हैं, और क्या जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल अभी शामिल किए गए हैं कुपोषण और सुपोषण की निगरानी के लिए? जैसे मैंने बताया कि पर्याप्त आहार नहीं मिलने से कुपोषण आता है। कुपोषण को हम 3 प्रकार में समझ सकते हैं। एक होता है वेट फॉर एज, मतलब उम्र के अनुसार वजन न बढ़ना, मतलब उसमें हम कम वजन के बच्चों को ना देखते हैं, कम वजन, ज्यादा वजन, सामान्य बच्चे। दूसरा होता है हाइट फॉर एज, मतलब जिनका उम्र के अनुसार हाइट न बढ़ रही हो, जहां पे हम बौनापन की बात करते हैं, एकदम भीम कहता जो एकदम लंबे हो जाते हैं। तीसरा है वेट फॉर हाइट, मतलब ऊंचाई के अनुसार वजन की स्थिति क्या है। तो ये दुबलापन बोले या दुर्बलपन बोले, अगर सबसे ज्यादा खतरनाक बोला जाए तो हम इस दुबलापन को बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा रहता है कि यह बच्चों में बीमारी अगर बढ़ रही है और उनके मौत के चांसेस वो तभी ज्यादा बढ़ते हैं जब वो दुर्बल की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम सैम या मैम बोलते हैं, अति गंभीर कुपोषित बच्चे। तो इसके लिए अभी CSAM मॉड्यूल चालू किया गया है राज्य स्तर से, जिसे हम जिला राजनांदगांव में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। CSAM जो है वो अति गंभीर कुपोषित का सामुदायिक प्रबंधन है। इसमें अगर कोई बच्चा इस श्रेणी में आता है तो उसे विशेष ध्यान देने की जरूरत रहती है, क्योंकि उन्हें गंभीर बीमारियों का खतरा भी इस टाइम बढ़ जाता है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी घट गई रहती है। और ये ऐसा रहता है इसमें कि अगर जैसे नॉर्मल के बच्चा कुपोषित होता है, हम डॉक्टर के पास दिखाते हैं, उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराते हैं और वो सामान्य होते हैं। लेकिन कुछ अति कुपोषित में ऐसा है कि अगर उनको और भी मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा और भी विशेष हमको लाभ देना हो, जैसे हम उनको NRC भेजते हैं, जहां वो पोषण पुनर्वास केंद्र है, जहां वो 14 दिन रहते हैं और डॉक्टर की निगरानी में भी रहते हैं, जहां पे घर के एक सदस्य को भी रखा जाता है, और वो बच्चे को कैसे रखना है, क्या क्या खिलाना है, कितनी मात्रा में, वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक डाइट चार्ट बना हुआ है, उसको फॉलो किया जाता है। इसके लिए एक CSAM मॉड्यूल के लिए भी मतलब 2-3 कार्यक्रम चल रहे हैं। एक हमारे स्वस्थ लयका जो WCD का, यूनिसेफ और एम्स मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये मध्यम और अति गंभीर कुपोषित बच्चों, जिसे हम CMAM और CSAM बोलते हैं, उनको समुदाय स्तर पर पहचान और प्रबंध किया जाता है। जरूरी नहीं होता कि हर बच्चा अगर बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहा है तो वो सैम होगा, या बीमार नहीं पड़ रहा तो सैम होगा, ऐसे जरूरी नहीं रहता। चिन्हांकित बच्चे, कुछ सैम बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें चिकित्सीय जटिलता नहीं रहती है। अगर उनकी अगर भूख अच्छी है और उन्हें मैम, तो उन बच्चों को हम इसमें लेते हैं, जिनको अलग से बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें समुदाय स्तर पर प्रबंध करके सेवा का लाभ दिया जाता है, जिससे कि वो कुपोषण से बाहर आ जाए। तो एक हमारा स्वस्थ लयका कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वजन ऊंचाई ली जाती है। इसमें 10 चरण में बच्चों का जांच किया जाता है। यह 16 हफ्ते तक की निगरानी करते हैं। साथ ही जब बच्चा 16 हफ्ते बाद पूरी तरह से सामान्य हो जाता है, फिर भी 6 महीने बच्चे की निगरानी की जाती है। और इसके जो लाभान्वित बच्चों का, जो लक्षित बच्चों का जो क्राइटेरिया बोला जाए, तो 6 माह से 5 साल तक के बच्चों के लिए इसमें लिया जाता है, जिसमें वजन ऊंचाई और जेड स्कोर एक चार्ट होता है, उसको देखकर किया जाता है। और साथ ही दोनों पैरों में गड्ढे जो पड़ते हैं सूजन वाले, उसकी जांच करके इन बच्चों का चिन्हांकन किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग से भी दवाइयों का किट दिया जाता है। तो रीना जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपने पोषण अभियान के बारे में जो जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।